हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर होगा बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होगा आज की क्लास में मैथ का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान होती है, जैसा कि आप सब जानते हो। परसेंटेज अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो अर्थमेटिक का 70% हिस्सा आपने कवर कर लिया, आप ऐसे समझ के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो लगभग अर्थमेटिक के सारे ही चैप्टरों में है। ठीक है, यानी कि हमें वैसे परसेंटेज का रोल हर ही चैप्टर में देखने को मिलेगा, हर एक चैप्टर में आपको परसेंटेज का रोल देखने को मिलेगा। तो आप परसेंटेज को जब अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो शायद किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी अर्थमेटिक में। ठीक है, और लेखपाल के बच्चों के लिए सबसे अहम बात यह है कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और रेशियो, इन चैप्टरों को जब आप अच्छे से कवर कर लोगे तो डीआई के क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में बना पाओगे। अगर ये चैप्टर आपके क्लियर नहीं है तो शायद डीआई के क्वेश्चनों में आपको थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आप इस चैप्टर को परसेंटेज चैप्टर को आप अच्छे तरीके से कवर करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और ये हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है आज वो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लें कि आज से हमें बहुत कुछ नया सीखना है और मैथ में जीरो से हीरो बनना है। तो आप आज से डेडिकेट होके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर पे रेगुलर क्लासें देखिएगा, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपनी तैयारी को एक नया इंजाम आप दे सकते हो। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि आखिर ये परसेंटेज शब्द कैसे आया और किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से क्या चीजें डेवलप हुई। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, वैसे आप नॉर्मली सारी चीजें जानते हो, ठीक है, फिर भी आपको हम कुछ चीजें नई बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, देखो अगर हम बात करें परसेंटेज की ओरिजिन की, ठीक है, परसेंटेज की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो परसेंटेज के अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इस परसेंटेज का जो ओरिजिन हुआ ना वो लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड है परसेंटम। क्या है? परसेंटम। ठीक है, परसेंटेज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? इसका जो ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड परसेंटम से हुआ है। और परसेंटम के बारे में पहले समझिएगा। परसेंटम का मतलब ये होता है कि पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है पर। यहां पे दो भागों में इसको डिवाइड कर दो, पर और सेंटम। इसे हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? पर और सेंटम। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है वन। पर का मतलब क्या होता है? वन। और सेंटम का मतलब क्या होता है? सेंटम का मतलब होता है बाई द 100, बाई द 100। ठीक है, यानी कि किसी भी वैल्यू को 100 पर काउंट करना, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। ओके, जरा देखिएगा कैसे। 1 बाई द 100 यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहां लिख दिया 1 बाई द 100, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको हम क्या लिखेंगे? 1% लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 2 बाई द 100, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 बाई द 100 को आप 2% लिखोगे। ओके, ठीक इसी प्रकार अगर कोई और नंबर होगा तो उस नंबर अपॉन 100 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी। जैसे हमने मान लो लिख दिया n अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो गया? n%। तो आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज को हम किस तरीके से निकालते हैं। इतनी बात अभी आपने समझ पाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। देखो, हमने कुछ नहीं बताया अभी तक आपको, हमने केवल ये बताया कि परसेंटेज का जो ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से हुआ। लैटिन वर्ड का नाम क्या है? परसेंटम। परसेंटम को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक पर, दूसरा सेंटम। ठीक है, परसेंटम किससे मिलकर बना है? पर प्लस सेंटम से। पर का मतलब होता है 1 और सेंटम का मतलब होता है बाई द 100। ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू अगर आप 100 के रेस्पेक्ट में काउंट करोगे तो वही क्या होगा? परसेंटेज होगा। ओके, इतनी बात आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे कुछ स्टेपों पर चलिए और भी चीजें सीखिए। देखो, अब आपने इतनी बात जान ली कि परसेंटेज की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या हम
समझ पा रहे हैं? यहाँ से जरा देखिए, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और जो एक बात और आपको जाननी है, क्या नोट पॉइंट डाल के आप लिखोगे, आज से बढ़िया आप अपने क्लास नोट्स बना लो, आप जरूर डेफिनेटली कुछ नया सीखोगे। और बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो आप, आपकी ये क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट की है। यहां से आपको अगर अंत तक, यहां से अगर आप अंत तक रहते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट होगी ही नहीं, ठीक है। और अगर आपने परसेंटेज को क्लियर कर लिया तो शायद अर्थमेटिक में फिर समस्या आपको आनी नहीं है। ओके, तो आप आज से ये दृढ़ निश्चय कर लो, हमें रेगुलर क्लास में आना है और डेडिकेट होकर चीजों को समझना है। आपके अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी कुछ समय के बाद, जैसे ये सारी चीजें खत्म होंगी वैसे, ठीक है। चलो अब जरा देखो, नोट पॉइंट डाल के आपको क्या लिखना है। नोट पॉइंट डाल के आपको ये लिखना है कि परसेंटेज हमेशा बेस यानी कि आधार पर निर्भर करता है। परसेंटेज हमेशा बेस पर यानी कि आधार पर निर्भर करता है। ओके, जरा देखिए कैसे परसेंटेज हमेशा बेस यानी कि आधार पर निर्भर करता है। आइए समझते हैं कि आधार पर कैसे यह निर्भर करता है। देखो, मान लो कि एक पर्सन है P, ठीक है, और एक पर्सन है Q। दो पर्सन है, एक P है और दूसरा कौन है? Q है, ठीक है। P के घर पर 1000 रुपए है, ठीक है, यानी कि P के पास कितने हजार रुपए हैं? 1000 रुपए। और Q के पास कितने हैं, या Q के घर में मान लो कितने रुपए हैं? 500 रुपए। अब हुआ क्या, इन दोनों ने अपनी प्लानिंग कर ली और ये बोले कि हम लोग कहीं पार्टी करेंगे अच्छे से, कुछ पैसे तुम ले आना, कुछ पैसे हम ले आएंगे, यानी कि बराबर बराबर पैसे ले आएंगे, ऐसे भी बोल दिया इन्होंने। ये बोला कि बराबर बराबर पैसे मिला लो और एक पार्टी करेंगे। तो आइए हम समझते हैं, जरा देखो। माना कि इसने ये कहा कि हम 100 रुपए अपने घर से हम लेके आएंगे, और Q ने भी बोल दिया कि 100 रुपए हम भी ले आएंगे। Q ने क्या बोला कि 100 रुपए हम भी ले आएंगे, P भी ले आएगा 100 रुपए और Q भी ले आएगा 100 रुपए। तो अगर हम ये देखें कि P जो 100 रुपए लेके आया वो कितने में से लेके आया, टोटल इसके घर पे कितने रुपए थे? 1000। और जो Q लेके आया वो कितने में से लेके आया? 500। Q के घर पे कितने पैसे थे? 500 रुपए थे। उसने कहा पापा हमें 100 रुपए दे दो, तो 100 रुपए वो अपने घर से लेके आया, और P अपने घर से कितने रुपए लेके आया? 100 रुपए लेके आया। ये 100 कितने में से लेके आया? ये 1000 में से लेके आया। ओके, अब जरा यहां देखो, तो अगर हम परसेंटेज में से बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज में अगर आप इसे बदलोगे तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहां पर आ गया 10%। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां हमने देखा कि 100 रुपए लेके आया था Q, ये 100 रुपए कितने रुपए में से लेके आया? ये 500 रुपए में से लेके आया। तो 100 में से ये कितने रुपए लेके आया? दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, 5 से अगर काटोगे तो 20%, यानी कि ये अपने घर से 20% हिस्सा लेके आया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कि यहां भी रुपए बराबर हैं, यहां भी रुपए बराबर है, लेकिन इन दोनों के परसेंटेज में अंतर कैसे आया? ये आप समझ पा रहे होंगे, परसेंटेज में अंतर आया बेस से, यानी कि जो उसका मूल था, बेस था, रियल नंबर थे, यानी कि ऐसे कह लो आपके उसके घर में जो टोटल इनकम थी वो कितनी, टोटल इनकम नहीं कह सकते हो, टोटल रुपए उसके पास कितने थे? 500 थे उसके घर में, उसमें से वो 100 लेके आया, यानी कि बेस क्या था? 500। यहां बेस कितना था? 1000। तो आपने इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर कर ली होगी कि परसेंटेज हमेशा किस पर डिपेंड करता है? निर्भर करता है बेस पर। तो बेस के अकॉर्डिंग परसेंटेज का मान बदल जाएंगे, जबकि यहां दोनों के रुपए बराबर है। 100 रुपए ये भी अपने घर से लेके आया, 100 रुपए ये भी लेके आया, बट यहां देखिए परसेंटेज में अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया? क्योंकि इन दोनों के बेस अलग अलग हैं। आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो और अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाएंगे और बिल्कुल बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलो आगे की तरफ बढ़ो। एक बात और नोट कर लो, नोट डाल के एक बात और लिख लो कि जब भी हम परसेंटेज को, इससे पहले एक चीज और समझ लो, बाद में नोट आपको डलाएंगे, इससे पहले एक बात और समझ लो। जब इतनी बात आपके पास क्लियर हो गई है कि परसेंटेज हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? बेस के रेस्पेक्ट में। ओके, आप चलो आगे की तरफ। आगे की तरफ आप ऐसे समझोगे, देखो परसेंटेज
पर का मतलब एक बात और समझ पा रहे होगे, पर जो पर लिखा हुआ है, पर की वैल्यू एक और समझ पा रहे होगे। देखो पर का सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से तो होता है बिल्कुल। जैसे हम आपसे बोल दें कि मेरी बाइक की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर होती है। मेरी बाइक की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर क्या है, ये देखो पर, यानी कि 75 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में। किसके रेस्पेक्ट में? समय के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं? समय के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1 घंटे में हम 75 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चला लेंगे। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से ऐसे भी लिखते हो 20 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का भी मतलब वही हुआ, ये पर है, ये पर वाला सिंबल है। ओके, और आप इस तरीके से भी कुछ वैल्यू लिखते हो, जैसे 20 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो पर का मीन्स है वो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे कि पर का सिंबल क्या होता है। ओके, आई होप इतनी क्लियर बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो और कुछ आगे सीखो। देखो अब हम आपको और चीजें सिखाते हैं। देखिए यहां पे मान लो कि आपके पास एक सेब है। ठीक है, ये क्या है? ये सेब है। ये क्या है? ये सेब है, एप्पल है। ठीक है, ये एक सेब है और हमने क्या किया है, इस सेब को अगर हम पूरे की बात करें तो ये क्या है? ये एक सेब है। ये क्या है? एक सेब। अगर इसे हम परसेंटेज में बोलेंगे तो ये क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक है, ये एक सेब है। अगर हम बात करेंगे तो ये कितना है? एक सेब है। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज में तो ये कितना है? 100% है। अब जरा इधर देखो, अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी कि एक सेब को 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक सेब को 2 भागों में हमने बांट दिया, तो आप ये कह पाओगे ये दोनों भागों के मान कितने कितने बन जाएंगे? 50%, 50%। देखो ये वाला भाग कितना होगा? 50%, और ये वाला भाग भी कितना होगा? 50%। ओके, अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमने जब सेब को 2 भागों में डिवाइड किया तो 50-50% में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब जरा देखो, क्या हम इसी सेब को कुछ इस तरीके से भी डिवाइड कर पाएंगे? इस तरीके से। अब हमने इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? इसे हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 25%। इस दूसरे भाग का भी मान कितना होगा? 25%। इस तीसरे भाग का भी मान होगा 25%। इस चौथे भाग का भी मान कितना होगा? 25%। अब आपने इतनी बात क्लियर कर ली। अगर हम आपसे ये कहें आपको केवल इतने वाले भाग को बताना है, इस वाले भाग को, तो आप क्या बताओगे? 25%। ये 25% किसमें से है? जरा आइए समझ लेते हैं। देखो टोटल कितना था? 100 था। ठीक है, 100 था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 25%, यानी कि हमने आपसे ये कहा कि एक सेब को 4 भागों में हमने डिवाइड किया। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया, A B C D, 4 लोगों में हमें बांटना है वो सेब। अगर हम ये ऐसे कह दें, ये सेब हमें 4 भागों में बांटना है, A B और ये C और ये D। ओके, हमें 4 भागों में बांटना है। तो अगर हम ये बात करेंगे कि A को कितना मिला, A को मिला कितना मिला सेब, तो हम कुछ इस तरीके से नहीं कह पाएंगे क्या? जरा देखो कैसे। देखो हमें एक हिस्सा मिला, किसमें से? ये एक हिस्सा हमें किसमें से मिला? ये हमें टोटल पूरे 4 भाग थे, इसमें 4 भाग में से एक भाग हमें मिल गया। जब 4 भाग में से एक भाग मिल गया आपको, तो यानी कि ये क्या है? ये टोटल वैल्यू है। ये क्या है? ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू, यानी कि इसे हम एक नाम और भी दे सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हो आप? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू। ओके, यानी कि ये वास्तविक मान है, ये 4 टोटल पार्ट है, ये 4। या ऐसे भी कह पाओगे, हिंदी में अगर बोलोगे तो इसे पूरा भाग भी कह पाओगे। क्या है ये? पूरा भाग। और उसमें से आपको कितना मिला? एक भाग मिला। एक भाग किसमें से मिला? एक भाग मिला आपको 4 में से। ठीक है, अगर हम इसे परसेंटेज में बदलना चाहेंगे, ये एक भिन्न का रूप है। ये क्या है? एक भिन्न बन गई। अब जब ये भिन्न बन गई तो इस भिन्न को क्या आप परसेंटेज में भी बदल पाओगे? बिल्कुल साफ बदल पाओगे। कैसे? जरा समझो। ये क्या है? आपकी एक भिन्न है। ठीक है, एक फ्रैक्शन है। जब इस भिन्न को आप परसेंटेज में बदलोगे तो कुछ इस तरीके से बदल लोगे, 1/4 × 100।
तो आप देख पा रहे होंगे कितना आया 25%। तो 25% आपने परसेंटेज में बदल के बता दिया, जो कि यहां पर भी है, देखो। ठीक है, तो आपने केवल इतनी बात समझ पाई कि देखो परसेंटेज जो हमारी भिन्न आ रही है उसमें से जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू होती है, और ये जो न्यूमरेटर होता है, अंश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को हम हिंदी में हर बोलते हैं। ओके, तो जो अंश होता है वो वृद्धि या कमी का प्रतीक होता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो वो आपका टोटल में से कुल जो टोटल भाग होता है ना, उसमें से निकला हुआ भाग होता है। ओके, तो आप इतनी बात जब समझ पा रहे हो कि कैसे हम भिन्न से फ्रैक्शन गए, वो सॉरी भिन्न से हम कैसे परसेंटेज गए, और परसेंटेज से हम कैसे भिन्न जा सकते हैं। ओके, तो आप इतनी बात जब समझ गए, तो अब मेरी बात ये बताओ कि आपने परसेंटेज को पहले 25% बता ही दिया था सर, तो 25/100 अगर कर दो तो टोटल वैल्यू अगर देखोगे परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ये पूरा सेव कितना है, 100%। देखो यहाँ वाली लाइन में हमने आपको क्लियर कराई थी ये बात कि एक सेव है वो अपने आप में क्या है, 100%। तो ठीक उसी प्रकार से ये हम 25% हिस्सा ले रहे हैं, कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो जब आप 25% हिस्सा लोगे 100 में से, तो आप यहां से देख पा रहे होगे 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हो गया। ओके, तो आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी आई होप। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक नोट पॉइंट डालिएगा। पहले आप इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आप नोट कर लो। फिर उसके बाद हम आपको एक नोट पॉइंट लिखाते हैं, जो अच्छे से लिख लो इस नोट पॉइंट को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो नोट पॉइंट ये है, देखो नोट पॉइंट ये है कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना हो तो परसेंटेज को जब भिन्न में बदलना हो तो मल्टीप्लाई हम कितने की करते हैं, 1/100 की। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 की, और इसका अपोजिट भी सत्य है। ये नोट पॉइंट आपका 1 है, जरा नोट पॉइंट सेकंड में देखिएगा, इसमें आप लिखोगे जब फ्रिक्शन यानी कि जब भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने की, 100 की। ठीक है, इतनी दोनों बातें, ये दोनों बातें आप अच्छे से नोट कर लो कि जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना होगा तब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/100 की, और जब हमें फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तब हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 100 से। ओके, इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो। आप जरा देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी चीजें आपको सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लास को सभी बच्चे शेयर करते रहेंगे अच्छे से, ठीक है, जिससे कि इस क्लास का लाभ हर किसी को मिल पाए। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया भिन्न की बात हुई, अभी किसकी बात हुई है, भिन्न की, फ्रैक्शन की। ओके, जरा देखो, जब भिन्न की बात हुई तो भिन्न कुछ दो प्रकार से बनेगी। जो भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है 2 टाइप का होता है। जरा समझिए कौन कौन सा। एक आपका होता है, जैसे हमने यहां लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे 3/4। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया 3/4। अब यहाँ पे आपको ये देखना है ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप हमें ये बताओ क्या डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है इसमें। आप इसमें कहोगे साहब इसमें तो डिनोमिनेटर बड़ा है, किससे, न्यूमरेटर से। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तब आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो ये भिन्न बनेगी वो कौन सी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या होगी, भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब आपने उचित भिन्न के बारे में क्यों चर्चा की साहब, हमने उचित भिन्न के बारे में इसलिए चर्चा की कि जब भी ये उचित भिन्न होगी यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तब आपका जो मान होगा ना
जो परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज जो आएगा वो 100 से कम होगा, 100 से कम होगा। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान निकल के आएगा तो परसेंटेज में 100 से कम आएगा। ओके, इस बात का क्या रोल रहेगा एग्जाम में? इस बात का रोल ये रहेगा, जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो उसमें आपको ये चीजें बड़ी हेल्प करेंगी। ओके, जरा आगे बढ़ो। ये तो आपने सीख लिया ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी समझ लो। जैसे हमने इसी भिन्न को 4/3 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। अब जरा देखो, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, किससे, न्यूमरेटर से। तो जब ये छोटा होता है डिनोमिनेटर, तब कौन सी भिन्न बनेगी, अनुचित भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं हिंदी में अनुचित भिन्न। अच्छा, अनुचित भिन्न का मान कैसे निकालोगे आप? अनुचित भिन्न का मान जब भी आप निकालोगे तो ये जब आंसर आएगा तो परसेंटेज का जो मान है वो 100 से अधिक आएगा, 100 से अधिक आएगा, ठीक है। 100 से क्या आएगा, अधिक आएगा। नहीं तो आप इन दोनों ही चीजों के यहां पे प्रूफ भी समझ लो। देखो, हमने ये बताया कि फ्रैक्शन देयर आर 2 टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू 100 से कम आती है, 100% से जिनकी वैल्यू कम आती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसकी वैल्यू 100 से अधिक आती है उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग में। ओके, इतनी बात आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब जरा यहां देख लो, हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाना जो 3/4 है, और 3/4 को अगर भिन्न को, अभी आपने पीछे ही पढ़ा है कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब जरा यहां देखो, 4 से अगर इसे काटोगे तो आप देख पा रहे हो 25, और 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। तो देखो ये जो 75 आंसर आया, क्या ये 100 से कम है? बिल्कुल है साहब। अब जरा इसे देख लो, 4/3 इंटू आप 100 करो। अब जरा यहां से देखने की कोशिश करिएगा, जब यहां पर आप देख रहे हो तो देखो 3 का भाग 100 में करोगे तो 33 सही 1/3 आएगा, गुणा कितने का होगा, 4 का होगा। तो यानी कि यहां से आप ऐसे भी समझ पाओगे, या ऐसे ना करते हुए डायरेक्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 400/3, 400/3, तो 3 से अगर इसे काटोगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 1 बचा, यहां 10 हो गया, तो 3 तिया 9, फिर यहां पे कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, 10 हो गया, 3 तिया 9, 1/3, ठीक है। 133 सही है, 1/3 आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। और ये क्या होगा, जरा देखो, ये 100 से अधिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। इसलिए आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने के लिए जिसका मान 100 से अधिक आ जाए वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जिसका मान 100 से कम आता है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप आप सबको इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हमने अभी बताई हैं क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भी चीजें आपको सिखाते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सारी चीजें आप सीखो, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ रहे हो, और जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और आपने अगर एक बार परसेंटेज को अच्छे से कवर कर लिया तो शायद फिर लाइफ में दिक्कत नहीं आनी है किसी भी प्रकार की। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर ये क्लियर हो गया तो शायद बहुत सारी चीजें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जरा देखो, हमने ये जाना कि ये परसेंटेज जो सिंबल है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है। इस परसेंटेज सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, ठीक है। इस परसेंटेज सिंबल की वैल्यू क्या होती है, 1/100। ये 1/100 आपने कैसे बता दिया साहब? ये हमने इसलिए बता दिया, अभी हमने आपको बताया था कि 100% अपने आप में पूरा भाग होता है, ठीक है। और पूरा भाग, जैसे हमने सेब का एग्जांपल दिया था आपको, एक सेब था, वो अगर एक सेब को अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 100%। ओके, तो इसलिए यहां से जो मान निकल के आया था वो आपका क्या डराइव हुआ कि परसेंटेज सिंबल का मान 1/100 होता है। ओके, अब जरा आगे की तरफ बढ़ो। इन सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, जिससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हम बना पाएंगे। ओके, जरा देखो कैसे। जैसे हमने यहां लिखा कि 100% बराबर होता है किसके, 1 के।
तो अगर हम इसे आधा कर दें तो क्या कहेंगे 50%, और 50% को हम यहाँ क्या कहेंगे 1/2। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ कह दें 25%, तो 25% को आप क्या कहोगे 1/4। देखो हमने 100 को आधा किया तो 50 हुआ, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू को भी तो आधा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसको जब आधा करोगे एक को तो आधा बन जाएगा। अब 25% 1/4 होता है, ठीक है। ठीक उसी पर आधा करते चले जाओ, 12.5% क्या होता है, 12.5% की अगर बात करोगे तो 1/8 होता है, ठीक है। अब इतनी बात आपने अगर समझ ली तो अगले पड़ाव की तरफ बढ़िएगा। देखो अब यहाँ 12.5% की पूरी फैमिली को देख लो। 12.5%, जब 12.5% को आपने जान लिया कि 1/8 होता है, तो 12.5%। अब देखो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, तो अब जरा देखो 37.5%। आप कितने को देखोगे 37.5%। क्या 37.5% को आप पहचानते हो? बिल्कुल पहचान लोगे साहब। कैसे? जरा यहां से देखो, ये 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, ये दोनों ही एक ही खानदान के हैं। और जब एक ही खानदान के हैं तो 12.5% का ये कोई ना कोई एक क्या होगा, मल्टीपल होगा। ओके, ये कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा। तो जरा देखो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, आधा आधा मिलके 3 बार क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इसका मतलब वो 37.5% बनेगा। और 37.5% का मतलब क्या हुआ, 3 गुना हुआ किससे, 12.5% से। जब 3 गुना हुआ तो हमने गुणा कर दिया यहाँ पर 3 का और यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे 8 है बेस, उसे 8 रहने दिया। ये सारी चीजें आप क्यों बता रहे हो? ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे आने वाले सारे सवाल आपके बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट हो पाए। जरा कैसे समझिए। जैसे अगर हमने ये बोल दिया आपसे कि 8,000 में खरीदा हुआ एक मोबाइल, 8,000 में खरीदा हुआ एक मोबाइल, ठीक है, हमने 11,000 में बेच दिया, ठीक है। ऐसे समझ लो 8,000 में खरीदा हुआ मोबाइल, 8,000 में खरीदा हुआ मोबाइल हमने 37.5% के लाभ पर बेच दिया। लाभ को हमने इस तरीके से एरो से दिखा दिया। अपवर्ड एरो क्या बताएगा हमें, लाभ बताएगा। डाउनवर्ड क्या बताएगा, हानि बताएगा, ठीक है। 8,000 रुपए के मोबाइल को हमने 37.5% लाभ पर बेच दिया। तो आप हमें ये बताओ हमने कितने में बेचा। तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे परसेंटेज से सवाल का आंसर कर दोगे, ठीक है। कैसे, जरा देखो 37.5% को आप क्या लिखोगे 3/8, ठीक है। 3/8 आपने लिख लिया। अब जो ये 8 है ये आपका क्या है, बेस वैल्यू है जो हमने पहले अभी आपको डिस्कस की है, ठीक है। अब जरा देखो आपके अकॉर्डिंग 8, मेरे अकॉर्डिंग तो 8 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8,000। तो क्या आप यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे साहब। कितनी आ गई 1,000। अब जरा देखो ये जो न्यूमरेटर होता है यही वृद्धि या कमी का प्रतीक होगा। अगर लाभ हो रहा होगा तो बेस में ये जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 11। अगर हानि हो रही होगी तो 8 में से ये 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 5। लेकिन हमें चूंकि लाभ हो रहा है तो इसलिए हम किसको काउंट करेंगे 11 को। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 1,000 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11,000, यानी कि 11,000। ओके, आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हमने सवाल को काउंट किया और हमारा क्या क्या यूज होगा इसको, ठीक है, इसको समझने के लिए। चलो आगे के पड़ाव की तरफ बढ़िएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें और भी हैं, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलो देखो अगर हम बात करेंगे 5/8 की, अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, आगे बढ़ते रहो। 12.5%, वो सॉरी 62.5%, 62.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 62.5% की वृद्धि की जाती है तो अब वृद्धि के बाद नया मूल्य क्या होगा? तो आप कैसे करोगे? 62.5% का आपको पहले तो फ्रैक्शन आना चाहिए, और फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो यहाँ 2 है और ये 2 किसके परिवार का है? ये 12 वाले खानदान का है, 12.5 वाले खानदान का, ठीक है। तो ये जरा देखो ये कौन सा मल्टीपल होगा? 12 पंजे 60, लगभग 5 गुना हो रहा है साहब। 12 पंजे 60, 12 छिक्के करोगे तो 72 अधिक हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो देखो ये लगभग 5 गुना है, यानी कि 12.5% से ये कितने गुना है? 5 गुना, यानी कि 5 टाइम है लगभग। तो हमें क्या करना होगा? 5, बेस को हमें बदलना नहीं है, तो 5/8। ओके, आप समझ पा रहे हैं इतनी बात को, ठीक है। चलो अगर आपने इतनी वैल्यू समझ ली है तो और आगे की तरफ बढ़ो, फिर हम और भी आपको चीजें सिखाते हैं, ठीक है। 87.5% को भी जान लो। 87.5%, ये भी कौन से खानदान का है? 87.5%,
जरा देखो 87.5% कौन से खानदान का है? 87.5% हमारा 12.5% के खानदान का है और 12.5% के खानदान का है। तो जरा ये देखो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ज्यादा नहीं होने देना है, हमें कम ही रखना है। तो 12 सत्ते 84, लगभग ये 7 बार जाएगा, यानी कि 7 गुना है 12.5% से लगभग। जरा देखिएगा वही होगा और बेस को हमें बदलना नहीं है, तो 7/8। ओके, आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने चीजों को फ्रैक्शन में बदल दिया और परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन में बदल रहे हैं और फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में बदल रहे हैं। इतनी बातें आप सबको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो आप जल्दी से, और भी चीजें सीखो जल्दी से। यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, और आपके बहुत सारे डाउट भी यहां से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप कोई भी टेंशन नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से बस पढ़ते रहेंगे, आपको हम सारी चीजें यहां कवर कराएंगे। ओके, सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा यहां देखो, अब हमने किसको जाना अभी तक हमने 12.5% वाले खानदान को समझ लिया। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ो आप लोग। अब जरा यहां देखो, जैसे हमने कह दिया 5%, जैसे हमने क्या कह दिया 5%, तो 5% को क्या आप लिख पाओगे? 1/20, बिल्कुल लिख पाओगे साहब। अब जरा देखो, ठीक इसी प्रकार से अगर हम कह दें 15% के बारे में हमें बताओ आप, तो 15% क्या करोगे? ये देखो, यहां देखो ये 5, यहां भी 5, यानी कि 5 तिया 15, कितने गुना है ये 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/20। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहां पे हमने लिख दिया 20%, तो क्या लिखोगे? 4/20, यानी कि इसको तो हम ऐसे भी लिख देंगे 1/5। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे साहब। अब जरा आगे बढ़ो, खैर इसके यूज हम आगे और बताएंगे 20% वाले पूरे परिवार का। ठीक है, अब आप लिखोगे 25%, तो जब 25% आप लिखोगे तो 5 पंचे 25, 5 गुना है लगभग। ठीक है, किसके? 20 के। इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने इतनी बातें जब सीख ली, फिर आगे की तरफ बढ़ो। जब आगे की तरफ बढ़ोगे, जैसे हमने कह दिया आपसे, जरा देखना यहां पर देखो, अगर हमने यहां पे आपसे बोल दिया कि 1/3 वाले परिवार को भी बताइए साहब, तो 1/3 वाले को जरा देख लीजिए। 1/3 ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे जरा समझिएगा। अभी हमने आपको एक नोट पॉइंट डलाया था और उसमें बताया था कि जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपको बदलना है तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अगर आप यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? जरा देखो, 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, आप चलो 1/4 की तरफ, अब हम सीक्वेंस से चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो 1/4 को आप क्या लिख पाओगे? 1/4 को लिख पाओगे आप 25%। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 1/5 को आप क्या लिख पाओगे? 1/5 को आप लिख पाओगे 20%। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 1/6 को आप क्या लिख पाओगे? जरा बताइएगा, 1/6 को क्या लिख पाओगे? जरा देखो, 1/6 को आप लिख पाओगे 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी तरीके से आप 1/7 को क्या लिख पाओगे? 1/7 को लिख पाओगे 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%, या कुछ इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। कैसे? 14.2857। ओके, तो इतनी बातें आई होप आप सबको क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को अच्छे से आप रिवीजन करके आइएगा अगली क्लास के लिए। ठीक है, अगली क्लास में बहुत सारी चीजें और भी हम सीखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे और क्वेश्चनों की शुरुआत भी करेंगे। ओके, तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।